और हमारे साथ अहमद मस्ती खान जुड़े हैं जो कि पत्रकार हैं बलूचिस्तान से। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अहमद मस्ती खान जी मैं आपसे करना चाहूँगा। अहमद जी, अगर बलूचिस्तान के इस पूरे आंदोलन को देखा जाए तो लगातार बलूचों ने ये कहा कि हमारी लड़ाई केवल और केवल पाकिस्तानी सरकार से है, पाकिस्तानी मिलिट्री से है। लेकिन अहमद जी, एक बड़ा सवाल आप लोगों के ऊपर इस वक्त उठने लगा है, जिस तरीके से बार बार जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया जा रहा है, इसी पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि आखिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जिसमें आम नागरिक जो है वो भी यात्रा करते हैं। देखिए, नमस्ते। मैं आपसे अर्ज करूं, सबसे पहले तो मैं जवाब दूंगा आपके जी सवाल का, लेकिन जी। सबसे पहले मैं शहीद अमीर बाबा जान को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। पंजगूर में पाकिस्तान के जो टेररिस्ट जिहादी फौज है, उनके 22 लोग, ये आपको के ये कह रहे थे 10 लोग, 10 नहीं बल्कि 22 लोग इनके हलाक किए। देखिए, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये जो रेल है और ये जो भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें ज्यादातर ये फौज के लोग जो हैं वो हैं। हम जो हमारा हक है कि ये फौजी जो हमारे इलाकों में आकर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, उनको टारगेट करना हमारा एक नेचुरल हमें एक हक हासिल है। मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ जो हमारे बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, इनको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पता है और हम जो ये कर रहे हैं, हमारी भरपूर ये कोशिश होती है हमारे लोगों की कि हम ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के दायरे कार में रहते हुए ये जिद्दोजहद करें। देखें, कभी कभी अस्करी कुव्वत जो भी होती है दुनिया की, चाहे बेहतरीन अस्करी कुव्वत क्यों ना हो, उससे कहीं कहीं गलती होती है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं होती है, लेकिन इन्होंने गुज़िश्ता 15-20 साल में ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी तरीक़ेकार को बहुत बेहतर किया है। आपने देखा कि जब ये जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ था, इसमें 400 से ज़ायद लोग पकड़े गए थे ना, हमारे सरमाचारों ने पकड़ा था। उनमें से सबको जो है, जो भी सिविलियन थे उनको रिहा कर दिया था। जो फौजी थे उनको हमारे लोगों ने रखा था और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से कहा था कि भाई, हमारे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, इसके लिए हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो जनरल आसिम मुनीर ने क्या किया, इसने 200 कफन वहां भेज दिए कि भले आप इनको मार दें। जब ये जनरल आसिम मुनीर अपने फौजियों का खुद ख्याल नहीं रख रहा है, जब उसका ये कहना है कि बल्ले आप इनको मार ले, ये कफन ले लें, तो फिर हम क्या करें। देखिए, हमारा ये आके हमारे बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं। आपको मालूम है अभिषेक भाई, इनकी फौज जो है बदनाम जमाना है। ये जब इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स में ये गए बाहर मुल्कों में, हाइटी में इन्होंने जो हाइटी के जो बच्चे थे उनके साथ इनके फौजियों ने जिनसी ज्यादतियां की थी, वो पूरे रिकॉर्ड पे है यूनाइटेड नेशंस की। आज भी ये लोग हमारे टीनेजर्स को उठा के ले जा रहे हैं। मुझे इसमें कोई, देखिए, हमारे यहाँ इस बात को कहते हुए लोग झिझकते हैं क्योंकि हमारा ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ काफ़ी ये जो है ना, इस चीज़ों को बात करते हुए उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये लोग ना सिर्फ हमें जिस्मानी ज़हनी अजियतें दे रहे हैं, बल्कि हमारे साथ ये जिनसी तशद्दुद हमारे बच्चों के साथ इस वक्त कर रहे हैं। जब ये इस किस्म के दरंदगी दिखाते हैं, तो क्या हमें हक नहीं है कि हम अपनी सरजमीन का दिफा करें और इनको हम जहां पे भी पाएं, इनके फौजी, ये तो मैं कहूँगा, ये फौजियों को मारना पाकिस्तान का, ये हमारे लिए लाजिम है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए लाजिम है। ना सिर्फ बलूचिस्तान में अभिषेक भाई, बहुत जी सारे और जी बलूचिस्तान से बाहर भी, सिंध में, पंजाब में बलोच मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जी। वहां पर भी आप देखेंगे ये होगा। बिल्कुल। आप, ये होगा, ये हमें हक हासिल ठीक। है।
अभी ठीक भी है, बिल्कुल BLA अहमद के जी, जो जिस लोग तरीके से लड़ाई फाइटर्स हैं, लगातार जारी है, इस लड़ाई पर सभी की निगाहें बनी हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार पीछे हटेगी। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल बख्शी जी का रुख करूंगा। प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से लगातार ये पूरी लड़ाई जारी है, आप किस तरीके से इस लड़ाई को देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरीके से लड़ाई आगे बढ़ती नजर आएगी? थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी। जिस लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, जी मैं बिल्कुल हूँ, और मैं अपने भाई अहमद मस्ती खान साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी मैं रखता हूँ कि ये बिल्कुल मेजर मुद्दा है। लड़ाई इसलिए जारी रहेगी कि इसमें ह्यूमैनिटेरियन लॉ का बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, वायलेशन और हनन हो रहा है। ये नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट बन गई है, क्योंकि बलूचिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है। आपको याद होना चाहिए, बलूचिस्तान वाज अ इंडिपेंडेंट कंट्री विच वाज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, और ये अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। जब ये स्थिति होती है तो यह नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है। यहां पूरे ह्यूमैनिटेरियन लॉ लागू होते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स और बिहेवियर विद सिविलियंस, ये बड़े इनके हॉलमार्क होते हैं। इनको इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, और पाकिस्तान का इसमें बहुत बुरा रिकॉर्ड है। तो इसलिए ये बलोचिस्तान के जितने लड़ाके हैं, जितने लीडरान हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी धरती, उनकी जमीन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे गदार सिटी, आप गदार को देख लीजिए, घोस्ट टाउन बन गया है। तो क्यों नहीं लड़ेंगे? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है उन्हीं की जमीन को, तो करेंगे। एक तो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करा हुआ है, दूसरा बाहर वालों को बुला के तिजारत भी कर रहा है। तो इसमें इनका लड़ना लाजमी है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही है, तो मैं BLA और इनके जो अब बलोच के लड़ाके हैं, वो उसी जबान में इनको जवाब देंगे, और वो दे रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इनका एट द मोमेंट, अगर आप ह्यूमैनिटेरियन लॉ देखें हैं, तो आप इन पे उंगली नहीं उठा सकते जी, बल्कि सबसे ज्यादा हनन पाकिस्तान कर रहा है। ये इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मुझको दुख है कि जितनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खामोश बैठी हुई हैं। इंटरनेशनल जो है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, पर वो क्यों नहीं आगे आ रही? पाकिस्तान के अंदर रेड क्रॉस है, रेड क्रेसेंट है, इंटरनेशनल फेडरेशन है, वो क्यों नहीं आगे आ रही? क्योंकि इस समय उसको भी सियासत के दायरे में लाया गया है, इसीलिए यह प्रॉब्लम आ रही है। भारत जैसे कंट्रीज को, हमको ये बात को आगे लाना पड़ेगा। और अभी जैसे कि बलूचिस्तान हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कितना सपोर्ट आप बलूचिस्तान को कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। बल्कि हमने तो देर कर दी, इसका कौन जवाब देगा? बलूचिस्तान कब से गुहार लगाए बैठा है, हमने क्यों इग्नोर किया इनको? किस लिए किया? हमें क्या फायदा हुआ? क्या हमारा मकसद था? हमको यह भी ध्यान देना पड़ेगा। कुछ उंगलियां हम पे भी उठ रही हैं कि हमने बलूचिस्तान को क्यों इग्नोर किया। पर हमें खुशी है कि अब भारत इग्नोर नहीं कर रहा। अब देखते हैं किस तरीके से हम बलूचिस्तान को भारत मदद कर सकता है, चाहे मॉरल सपोर्ट हो, यूनाइटेड नेशन में जहां भी हो, पूरा का पूरा सपोर्ट भारत का मिलेगा ही। क्योंकि इनके जो लोग लड़ रहे हैं, इनके जो निहत्थे आदमी, बच्चे, औरतें, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकना पड़ेगा। जी ठीक है। अहमद जी, जिस तरीके से लगातार ये हमले हो रहे हैं, इससे पहले भी बस पर हमला हुआ, उसका जिक्र भी निकलकर इस बीच सामने आने लगा, और एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये पूरा आंदोलन चल रहा है, जो आज़ादी की पूरी लड़ाई चल रही है, उसकी छवि खराब होती नजर आएगी? देखिए, ये जो, जैसे मैं अपने भाई प्रफुल्ल जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से बलूचिस्तान का केस रखा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे जो ताल्लुक है माता के साथ, ये BLA, ब्रास या रॉ, इससे 5000 पुराना हमारा ताल्लुक है। ये रॉ या BLA तो आज ये 70 साल या 80 साल के हैं।
हमारा ताल्लुक तो भारत माता के साथ हिंगलाज माता जो टेम्पल बना था कम अज कम 5,000 साल पहले, उस वक्त से हमारा ताल्लुक है। हम एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। ये जो है, ये सारा का सारा जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये फितना उल हिंदुस्तान है, ये जो आसिम मुनीर, इनका मतलब ये है कि हिंदू लोग जो हैं बलूचों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये बात है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हिंदू लोग बहुत अच्छे, शरीफ, निहायत नफीस लोग हैं, और हमें तो मालूम है कि वो हैं, क्योंकि हम उनके साथ रहे हैं। देखें, कराची में हिंदुओं के साथ हम रहे, सिंधी हिंदू थे, इंतहाई बेहतरीन लोग। ये जिन्ना साहब आप देख लें, इन्होंने आके ना सिर्फ हमसे बलूचिस्तान छीना, इन्होंने ना सिर्फ जाके कश्मीर में जो जिहाद किया, ये सुवर खोर जिन्ना। आपको मालूम है कि एक मारवाड़ी जो सेठ थे, सेठ शरीफ रतन मोहाटा, उन्होंने सब में अच्छा घर कराची में बनाया हुआ था। जिन्ना साहब ने उसको इलीगली उसका मालिक बन गए हो। वो साहब इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि वो कराची छोड़ के हिंदुस्तान चले गए। उनका नाम, जैसे मैंने अभी कहा, सेठ शिवरतन मोहाटा नाम था। ये मुल्क जो है इंतहाई गलत। ये कहते, ये कैसे, ये कहता है आसिम मुनीर के ये कलमा के नाम पे बना था, ये खुदादाद, ये मुल्क के खुदादाद तो नहीं है, ये तो बरतानिया दाद है। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिन्ना साहब जब सूअर का गोश्त खाते थे तो क्या वो कलमा पढ़ के खाते थे? ये इतने ज्यादा ठग हैं। अब देखें, ये अब आके ये अमेरिका को ये लाड़े लपटे दे रहे हैं कि हाँ यहाँ से आपको तेल मिलेगा, क्या मिलेगा। हमारे इलाके से साफ जाहिर होता है कि ये चाइना को लाने में नाकाम हो गए। चाइना को लाए ना, उसके बाद अब उसी इलाके में ये अमेरिका को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बिलावल ओजम्पिक जरदारी, बिलावल का नाम ओजम्पिक जरदारी इसीलिए है कि ओजम्पिक खा खा के इसने अपने आप को दुबला पतला कर दिया है। इसके नाना ने 21 दिसंबर 1976 को पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक बोतल लाए थे पेट्रोल का, और कहा कि देखें अब हमारे पास गैस दरियाफ्त हो गया है, अब जो है 3 साल के अंदर पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा। और जाके वहाँ के ऑपोजिशन लीडर जो थे उनको जाके गले लगाया। 200 दिन के अंदर ही अंदर उनका तख्ता उलट गया। और देखे, उस वक्त जो लीडर थे बलोचों का, उन्होंने इनको कहा था, जुल्फिकार अली भुट्टो को, कि ये ना करें, फौज को ना लाएं, हमारे ऊपर इस्तेमाल ना करें, हमें तो आप मारेंगे लेकिन खुद भी मनो मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे। ये हमारे लीडर थे गौस बख्श बिजिंजो, उन्होंने इनको कहा था। भुट्टो साहब नहीं सुने थे। अब देखें आसिम मुनीर क्या कर रहा है। ये अमेरिका में इसके लिए ये थोड़ी बहुत हो रही है ना, ये बहुत बड़ा करप्शन है, क्योंकि इसने कोई 12-13 फर्म यहाँ पे पाकिस्तानी ये मिलिट्री जंटा ने जो है लॉबिंग के लिए हायर किए। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये पैसे वही हैं जो IMF इनको दे रहा है। IMF के पैसे जो है उसको लेकर आसिम मुनीर यहाँ पे 13 फर्म इसने जो है हायर किए हैं ताकि इसकी खुशनुदी किया जाए अमेरिकन कांग्रेसमैन के साथ। प्रेसिडेंट ट्रंप के 2 खास जो पिछले, उनको इन्होंने हायर किया हुआ है, जॉर्ज सोरियल और कीथ शेलर को, जिनके कंपनी का नाम जेवलिन एडवाइजर्स LLC है। इसी तरह के और 12 कंपनियां हैं। ठीक है, बिल्कुल अहमद, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, ये आंदोलन लगातार एक बड़ा रूप लेता चला जा रहा है।